हेलो गाइस, तो आज हम लोग बोर्स मॉडल ऑफ एटम का पोस्टुलेट्स नंबर 3 का बात करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए। सबसे पहले देखिए, हमें बोला गया है थर्ड पॉइंट में कि जो भी इलेक्ट्रॉन है उसकी ऑर्बिट क्या हो सकती है। तो ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन का हम लोग उसे डिसाइड करेंगे या मानेंगे जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू NH/2π के इक्वल हो। अगर ऐसा होगा तो वहाँ पे मानेंगे कि मेरा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट होगा। इसी बात को लिखा गया है। क्या लिखा गया है ध्यान दीजिए। द इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव इन ओनली दोज सर्कुलर ऑर्बिट्स वेयर द एंगुलर मोमेंटम MVR कैसे आया। देखिए, हमें पता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में जाएगा, अगर मैं मानता हूँ कि इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन इस डायरेक्शन में था, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो इसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा। तो आप बोलोगे सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और लीनियर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए क्या करते हैं, परपेंडिकुलर दूरी अबाउट सेंटर, तो यहाँ से मिला दो। और ये क्या होता है जी, रेडियस r। तो लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर दूरी कितना हो जाएगा, r। इसको हम लोग एंगुलर मोमेंटम को j सिंबल से लिखेंगे और एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। j इज इक्वल टू mv, और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, और r। अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करेंगे तो हम लोग वेक्टर का साइन हटा देंगे, मॉड में ले लेंगे। ओके है ना। तो मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट पे जाएगा उसके लिए एक बात तो फिक्स्ड कर दिया बोर्स साहब ने, क्या कि उसका वैल्यू एंगुलर मोमेंटम का NH/2π होगा, जहाँ पे n हम लोग होल नंबर मान के चलेंगे 1 2 3 से। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ये ऑर्बिट हो जाएगी। और ऑर्बिट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेल भी बोलते हैं। देखेंगे इसको आगे डिटेल में। ओके, इस पॉइंट को हमने क्लियर किया। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। एनर्जी इज इमिटेड और ऑब्जर्व बाय एन एटम। कोई भी एटम एनर्जी लेगा या रिलीज करेगा कब, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन लेवल टू द अदर। यहाँ पे लेवल का मतलब है एनर्जी लेवल। जैसे ये मेरा न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलो, या इसे एनर्जी लेवल बोलो, या सेल बोलो। ठीक है ना। अभी इसको हम पूरा क्लियर करेंगे, अलग से टॉपिक ही लेंगे और पूरा वीडियो लेक्चर में क्लियर करेंगे। तो ये मेरा सेकेंड हो जाएगा ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। वैसे ही इसके बाद क्या होगा, थर्ड हो जाएगा एनर्जी लेवल या सेल नंबर बोलो। तो हमारे इस स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन चाहता है फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जाने के लिए, तो या इस ऑर्बिट का एनर्जी लेवल कम होता है एनर्जी लेवल अगले ऑर्बिट से। हम लोग देखेंगे क्यों होता है पूरे रीजन के साथ अगले वीडियो में। अभी आप मान ले कि होता है। ओके है ना। तो अगर यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पे एनर्जी कम है, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जाना होगा, तो इसे एनर्जी अगर हम लोग बाहर से सप्लाई करेंगे तो एनर्जी ये रिसीव करेगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा। एक्चुअली हम लोग देखेंगे कि जो एनर्जी सप्लाई करते हैं हम जितने ही लास्ट वाले ऑर्बिट में करेंगे उतना ही सुविधाजनक होगा। ये तो हमारी अगले वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो मैं एनर्जी वाइज अगर बोलूँ तो मैं बोल रहा हूँ एनर्जी लेवल 1 है, ये एनर्जी लेवल 2 है, यह एनर्जी लेवल 3 है, एंड सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है। तो अगर हमें एनर्जी इसे सप्लाई किया, मतलब इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करेगा, तो वो इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट की तरफ मूव करेगा। ठीक है ना। अगर हम लोग इस एटम से एनर्जी लेंगे तो क्या होगा, उस समय
हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इन दोनों केस में की बातें एक साथ कर रहे हैं, या तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जर्व करेगा या रिलीज करेगा। जब रिलीज करता है तो आप लोग एक इसके इफेक्ट देखे होंगे लेजर के विषय में, तो हम वहाँ पे इस कंसेप्ट का यूज करेंगे लेजर को क्लियर करने में, ठीक है ना। ओके, अब आइए E2 का मतलब मैंने बताया एनर्जी ऑफ n इक्वल टू 2 लेवल। सेकेंड लेवल का है, अगर 1 लिखा है तो क्या है, एनर्जी है, ये मेरा फर्स्ट लेवल का। क्लियर हो गया, सारे पोस्टुलेट्स में चल रहे हैं। अब इसके साथ नोट नंबर जो मैं लिखा हूँ इसका ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक आपको थोड़ा दिमाग में रखना है। यहाँ पे जब हम लोग ड्रॉबैक की बातें करते हैं तो कुछ ऐसी पॉइंट है जो अभी आपको मान लेनी है, और हम जैसे ही सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो ये समझ में आने लगेगा कि इन सारे वर्ड का मतलब है क्या। धीमे धीमे उस अप्रोच पे भी जाएंगे और एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे। अभी मान के चलिए पहला मेरा पॉइंट बोला जा रहा है ड्रॉबैक में, अनेबल टू एक्सप्लेन, एक ही बात को 2 बार लिख दिए हैं, कोई बात नहीं। अनेबल टू एक्सप्लेन ए स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स अदर देन हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को तो बोर्स मॉडल ऑफ एटम से एक्सप्लेन कर लेंगे, लेकिन दूसरा अगर कोई एटम लेते हैं तो उसे एक्सप्लेन करने में ये सक्षम नहीं है। आप इसे थोड़ा अभी दिमाग में रखिए। अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। क्या है इसमें पॉइंट नंबर 2, अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है तो स्पेक्ट्रल लाइन, पहले तो हमारा काम है स्पेक्ट्रल लाइन होता क्या और इसको क्लियर करना, फिर देखेंगे कि वो स्प्लिट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसा क्यों होता है देखेंगे हम आगे चल के। अभी मान लीजिए कि ये स्प्लिट हो जाता है और एक्सप्लेन कर पाना इस मॉडल के माध्यम से संभव नहीं हो पाता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में स्पेक्ट्रल लाइन अगर डिफर करती है, स्प्लिट कर जाती है, तो इसी इफेक्ट को बोलते हैं जीमैन इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के मौजूद में स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट करती है तो हम उसे बोलते हैं क्या, स्टार्क इफेक्ट। इसे आपको ध्यान रखना है, इसी पॉइंट के लिए आपको लिखाया गया है। किसी भी कंपटीशन में जैसे नीट अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना हो तो बना सकता है कि जीमैन इफेक्ट जो है रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है भाई, स्पेक्ट्रल लाइन जो है स्प्लिटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में बना सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सी बोथ ऑफ देम एंड डी नन ऑफ दीज। तो आप बता सकते हो कि अगर जीमैन इफेक्ट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में ऐसा होता है, अगर स्टार्क इफेक्ट होगा तो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो मेन हमारा ये पॉइंट है। अगर आए कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल जो हाइड्रोजन एटम द्वारा जो स्पेक्ट्रल लाइन बनता है उसको क्या एक्सप्लेन कर पाता है बोर्स मॉडल, तो कर पाता है, आपको ध्यान में रखना होगा। तो इसके अलावा कोई दूसरा होगा तो नहीं कर पाएगा, इसे बाई ऑप्शन बना के दे देता है। ओके, तीसरा पॉइंट देखते हैं, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म मोलिक्यूल्स बाई केमिकल बॉन्डिंग। मतलब ये केमिकल बॉन्डिंग जो है उसके माध्यम से कोई एटम मिल के कैसे मोलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, इसको ये जो सारी प्रोसेस है इस मॉडल के माध्यम से हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते। क्लियर कट है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म मोलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग से कैसे एटम मोलिक्यूल बनाता है इस बात को नहीं समझा पाता। इन तीनों पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है, बाय हुक एंड क्रूक। बाकी काम कैसे कंसेप्ट वाइज करना है हम सीखते जाएंगे। ओके।